जब आपने पॉलिटिक्स शुरू की, मम्मी पापा ने कहा नहीं क्या कर रही? नहीं, मेरे को बहुत सपोर्ट मिला फ्रॉम डे वन। तब तक मैं कभी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती थी, ये भी गलती से आ गई थी। मैं आगे जाके एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। बीजेपी का जब अशोक रोड वाला ऑफिस होता था, मैं उसको देखी थी बाहर से, तो बहुत छोटी थी। मेरी मदर मुझे बताती हैं कि मैं उसको देख के कहती थी एक दिन मेरा ऑफिस होगा। आज मैं कम से कम इस बात को लेके प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपने साथ होते अन्याय को लेके स्टैंड लिया, तभी मैं लोगों को न्याय देने के लिए उनके लिए लड़ सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी किसी भी पद पे पहुंच सकता है। कांग्रेस पार्टी में आप एक लेवल तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद नहीं, और वहां पे भी एक लेवल तक आप तब पहुंच सकते हैं अगर आप किसी के बेटे हैं, किसी के दामाद हैं। परिवारवाद ऊपर से चलते हुए नीचे आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत चुनाव आज तक में आपका। प्रवक्ता का एक और एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आज की हमारी प्रवक्ता तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी का जबरदस्त पक्ष रखती हैं, अपने विरोधियों की बोलती बंद कर देती हैं, लेकिन किसी का अनादर नहीं करती, किसी की बेइज्जती करना उन्हें पसंद नहीं है, और एक शालीन प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है आज के इस दौर में जहां निजी हमले प्रवक्ता एक दूसरे पर करते हैं। स्वागत कीजिए अरे ऐसे चुप बैठेंगी आप? नहीं, अभी आपको बोल राधिका खेड़ा जी का स्वागत कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? गुड। दिल्ली की लड़की, जी। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो शुद्ध दिल्ली वाले होते हैं। आप तो शुद्ध दिल्ली वाली हैं, दिल्ली में पैदा हुई हैं, दिल्ली में बड़ी भली, स्कूल, कॉलेज, अपना करियर, अपना बिजनेस, सब कुछ यही? सब कुछ दिल्ली। सब कुछ दिल्ली। खाटी दिल्ली वाली लड़की हो आप? बिल्कुल। गर्व होता है दिल्ली वाली लड़की? बिल्कुल, बहुत गर्व होता है कि मैं ओरिजिनल दिल्ली वाली हूँ। है ना? बहुत कम मिलते हैं, हम लोग तो सब बाहर से आकर बस गए। अच्छा, हम लोग ढूंढते हैं राधिका जी, अपने आप को दिल्ली वाला बोलकर हम खुद गर्व महसूस करते हैं। मध्य प्रदेश जाते हैं, कहाँ रहते हैं नोएडा में, बोलते हैं दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली वाले भी देखिए, इतना बड़ा दिल है दिल्ली वालों का कि सबको अपना ही मना के और बोलते हैं कि हाँ सब आप दिल्ली वाले। हाँ, ये तो है दिल्ली वालों की बात। मतलब इतना दिल्ली वालों ने प्यार दिया, इस तरह से अपनाया, और वो फीलिंग नहीं आने दी कभी कि आप बाहर से आ रहे हो। यही तो दिल है दिल्ली वाला, है ना? हाँ, दिल वालों की दिल्ली। इसीलिए आप भी दिल वाली हैं? कोशिश तो करती हूँ, बाकी सामने वालों के ऊपर निर्भर करता है कैसे। दिल्ली की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? दिल्ली की सबसे अच्छी बात, दिल्ली में सब कुछ अच्छा लगता है। एक चीज़ को कहना कि ये सबसे अच्छा है तो वो बाकी चीज़ों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और दिल्ली को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप देखिए, दिल्ली को हमेशा कहा जाता है कि बहुत पोल्यूटेड है। ठीक है, पोल्यूटेड है, लेकिन मैं जितना देश घूमी हूँ, अगर आप दिल्ली के ऊपर से भी जाएंगे और दिल्ली में भी सड़क पे भी जाएंगे, जितनी ग्रीनरी दिल्ली के अंदर है, पोल्यूशन है पर जितनी ग्रीनरी दिल्ली के अंदर है वो आपको बहुत कम और प्रदेशों में मिलती है देखने। ये बात तो सच है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और खासतौर से अगर अपन नई दिल्ली की तरफ निकल जाएं, बिल्कुल नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में भी खूब है। वेस्ट मैं दिल्ली जहाँ में रहती हूँ, हाँ। पूरे रास्ते में पूरा ग्रीन वेस्ट है। दिल्ली में कहाँ रहती हैं? राजौरी गार्डन। राजौरी गार्डन, अरे वो तो गजब जी, वाह, अपनी दिल है वो भी दिल्ली का। हाँ, वो भी दिल है, सच बात है। राजौरी वालों की अपनी एक अलग दुनिया है। हाँ, मेरा मन ही नहीं करता कभी कभी वहाँ से बाहर निकलने का। तो बहुत अच्छा है सब कुछ। खाने का आपको देख के पता चल रहा है शौक है, तो खाने का वहाँ पे अच्छा है। रहना साइलेंट, बहुत शांति है, बहुत हरियाली है, और लोग बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में आसपास एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे दिल्ली की लगती है, जो कभी कभी एक नेगेटिव चीज़ भी हो जाती है, कि सबको पता है साथ वाले घर में क्या हो रहा है। तो जब कोई तकलीफ आती है तो वो जो सबको साथ वाले घर में पता है क्या होता है, सब एक आके खड़े हो जाते हैं। तो जो कमी भी है वो सबसे बड़ी मजबूती भी है। वैसे बहुत अच्छी बात आपने राधिका जी की, बहुत ही प्यारा ये पॉइंट है। कुछ समय के लिए मैं मुंबई गया दिल्ली से, तो वहाँ तो मज़ा आ गया। मज़ा आ गया मतलब जीरो इंटरफेरेंस इन योर पर्सनल लाइफ। आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, आप आपके घर में कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन राजौरी में अगर मान लीजिए आप एक कॉलोनी में रहते हैं और आपका घर पहला है, ठीक है, और 10 या 15 घरों की लाइन है, 15वें घर में कोई आता है तो पहले घर वाले को पता होता है। सबको पता होता है कि किसके घर में क्या बन रहा है, क्या चल रहा है, कौन आया है। वही तो मैंने कहा ना, एक नेगेटिव चीज़ भी है ये कि सबको सब कुछ पता है, लेकिन
जब दुख का समय आता है या कोई बुरा खुशी। वक्त आता है या कभी कोई चोरी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो सब इकट्ठे हो नहीं, जाते खुशी हैं। में भी खुशी खुशी में वो- भी सब लोग इकट्ठे वही हैं। तो मतलब सब एक हर साथ लोहड़ी मना रहे हैं, सब Yes. एक साथ होली दिवाली मना रहे हैं। तो ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हाँ सबको पता है कि क्या हो रहा है, प्रिवेसी नहीं है, बट द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज कि एवरीवन इज ऑलवेज देयर। नहीं, वो नेगेटिव पता है हम लोगों के लिए। हाँ। अब अपने मम्मी पापा से पूछिए, उन्हें वही अच्छा लगता है, उनकी वही शक्ति है, यस उनके वही अंकल आंटी अपने कॉलोनी के, वही उनकी शक्ति है। बिल्कुल, तो मोहल्ले साथ है। है ना? वेरी गुड। तो बचपन से शुरू करें, बिल्कुल। मम्मी पापा। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, मेरी मदर एक फिल्म मेकर है और वाह। अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है। अरे वाह वाह। उन्होंने बहुत, जब हम बच्चे बड़े हो गए, हम 3 भाई बहन हैं, तो जब सब बड़े हो गए तब उन्होंने फिल्म मेकिंग में काम करना शुरू किया। मूवीज़ बनाती हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाती हैं, वेब सीरीज एंड डॉक्यू ड्रामाज एंड ऑल अवार्ड विनिंग, नॉट क्या ओनली बात। इंडिया, वर्ल्ड ओवर। क्या? और मेरे फादर प्योर बिजनेसमैन है, तो मेरे और पूरा बैकग्राउंड, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा जी चीफ सेक्रेटरी होते थे, मेरे नाना नानी, नानी मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज की प्रिंसिपल, मेरे नाना जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड अरे रहे बाबा, हैं। अब मुझे तो डरा रही हैं आप। तो मतलब नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। नहीं, आप डरा रही हैं, इतने पढ़े लिखे लोगों के परिवार से हैं, आप खुद बहुत पढ़ी लिखी हैं, अब लेकिन घर वालों से कम, घर वालों से कम चीफ सेक्रेटरी मतलब IAS। मत। है ना? मेरे फादर भी SRCC से पढ़े हुए, फिर गुजरात से MBA किया हुआ। मैं सबसे कम पढ़ी हुई हूँ अपने घर में अभी तक। अब मैं थोड़ा सा आपसे बात कर पाऊंगा। नहीं तो ये तो कमाल है, एक ऐसी पढ़ी लिखी फैमिली है, मतलब ननिहाल बनिहाल दोनों तरफ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे। नानी प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल थी, Principal। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल वहाँ की। एंड अपने टाइम पे आई थिंक शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन, मतलब लड़की जो फुल ब्राइट की स्कॉलरशिप में अमेरिका पढ़ने गई थी। नानी जी। जी, तो उस ओपन लड़कियों को पढ़ाने वाले, उनके फादर प्रिंसिपल होते थे जयपुर में और जोधपुर में कॉलेजेस के। सारे एजुकेशन। जी, बिल्कुल। तो पूरे बहुत एक्सट्रीमली पढ़ी लिखी फैमिली। वाह वाह वाह। तो भाई ऐसे परिवार की बच्ची पॉलिटिक्स में क्या कर रही है? गलती से आ गई। मैं भी पढ़ रही थी, वकालत करने जा रही थी बाहर, अच्छा। और अच्छे नंबर लाती थी, 100% अटेंडेंस होता था मेरा कॉलेज में। तो एक दिन जब ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हाथ ठंडे नहीं पड़ जाते कभी कभी, तो मेरे साथ फाइनल ईयर के एक 50 मार्क के पेपर में ऐसा हुआ था कि मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और सारे आंसर्स आते थे। अगली बार हाईएस्ट नंबर लाई थी उस पेपर में मैं, तो सबने मुझे बोला भी कि अरे हमारा पेपर देख लो, टीचर ने भी बोला आराम से बैठ जाओ, हम ज़्यादा टाइम दे देंगे, क्योंकि सबको पता है पढ़ के आई है, वो एंग्जाइटी हो गई या ज़्यादा पढ़ने से जो बच्चों को होता है। तो मैंने मना कर दिया कि मैं स्कूल में जो मुझे सिखाया गया है कि चीटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, किसी से पूछना नहीं, तो मैंने अपना पूरा ईयर वेस्ट किया। और 1 साल बाद वो एक पेपर दिया, तब भी फुल अटेंडेंस रखा कॉलेज में, और फिर तब मुझे राजनीति के साथ वो टाइम था ना, क्योंकि एक ही पेपर देना था, तो और चीज़ों के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए, वरना मैं जा रही थी वकील वो बनने। एक साल जो आपका स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में शायद इसीलिए मेरे हाथ पैर फूल गए थे, वरना होना नहीं था ऐसा। हाँ, वो एक निमित्त, मतलब एक जो होना होता है बहाना बस, बहाना बस। बहाना। नहीं तो हम आएंगे राजनीति की बात करेंगे आपके करियर पर, लेकिन स्कूलिंग, अच्छा 3 पहले भाई बहनों की तो बात बताइए। मेरे पापा मम्मी तो बता दी। दिया मेरे आपने। फादर बिजनेसमैन है, और उनका बहुत सालों से, जितने साल की मैं हूँ उतना साल पुराना उनका बिजनेस है, और वो ट्रैवल का काम है उनका। ओके। तो इसीलिए उनके साथ मैं पूरा वर्ल्ड घूमी हुई हूँ। तो छोटी उम्र से, मैं कुछ महीनों की थी तब से देश विदेश घूमी हूँ, तो उस एक्सपोजर भी, चीज़ें जानने का भी बहुत मौका मिला। बहुत सारा पैसा भी आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ऐसा चुनाव नहीं, लड़ी थी ना आप? चुनाव लड़ी थी, एक सब इसीलिए बोल रही हूँ, खोल के देखिए, शायद सबसे डिक्लेयर किया आपने उसमें। इतना नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स पे अभी भी घर, क्योंकि अनमैरिड हूँ, अपने फैमिली के साथ ही रहती हूँ मैं, तो क्योंकि पॉलिटिक्स 24 घंटे करती हूँ, तो एज अ प्रोफेशन और कुछ नहीं करती, तो अभी भी मैं ठीक है, अपने फादर पे अभी भी निर्भर हूँ। नहीं, ये आपका बड़प्पन है, गर्व, मम्मी पापा गर्व महसूस करते हैं आपको देखकर। भाई बहन 3 बताया आपने? जी, मेरा भाई मुझसे ऑलमोस्ट 20 साल छोटा है, 19 साढ़े 19 क्या साल बात कर छोटा रही है हैं जी।
और मेरी बहन मुझसे 12 साल छोटी है। मेरी इतना तीनों में गैप क्यों? ये डेलिब्रेट था, जानबूझकर ये था? मेरे मम्मी पापा बताएंगे। ये तो आपने कभी पूछा नहीं क्या? नहीं, मैं खुश थी, नहीं। ओनली चाइल्ड थी, स्पॉइल्ड तो खुश रहती थी, सारी तो अटेंशन आप मेरे सबसे बड़ी ऊपर। हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ। उसके 12 साल बाद मेरी छोटी बहन है, उसका नाम प्रियंका है, वो भी आपके यहाँ पे काम कर चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? जी, वो फिटनेस तक में काम करती हाँ थी। हाँ, फिट तक फिट तक उसमें हमारा। काम करती थी। और अब वो अभी अपनी- नहीं है? अच्छा। नहीं, उसने कुछ महीने काम किया और वो अपनी डॉग्स एंड कैट्स की बेकरी चलाती है। क्या बात है, उनके खाने पीने की चीज़, Yes. बिस्किट्स एंड ऑल, बिस्किट्स, केक्स एंड स्पेशल ऑर्गेनिक फूड फॉर एनिमल्स, लग्जरी। नॉन लग्जरी ऑल्सो, बट जो डॉग्स और कैट्स को खाना चाहिए। अच्छा, उनका जो खाना है। जी। और मेरा भाई वो म्यूज़िक बनाता है और उससे सबसे पहला आप सवाल पूछेंगे तो कहेगा मैं भक्ति करता हूँ। वो क्या बात। राम जी का और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है आहा। और वो म्यूज़िक बनाता है और बाहर के सिंगर्स के साथ, वेल नोन सिंगर्स के साथ यहाँ पे भी। तो वो तो मम्मी और भाई एक सी सिमिलर। सिमिलर मान लेते हैं। बहन एकदम अलग हो गई, आप एकदम अलग, Father पापा एकदम बिल्कुल अलग। अलग। क्या बात है ये! सब अलग अलग। हाँ, डाइवर्सिटी। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल। तो वेरी गुड। ये जाहिर सी बात है कि तीनों भाई बहनों ने एक साथ आपने पढ़ा नहीं होगा स्कूल? बिल्कुल नहीं, जब तक मैं 12th में थी, मेरी बहन आई थिंक, हाँ तब वो फर्स्ट। तब आई होगी वो। हाँ, तो बस बिल्कुल अलग, बिल्कुल अकेले अलग। इंडिपेंडेंट। स्कूलिंग कहाँ से? कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। वाह, मेरे स्कूल से शीला दीक्षित जी पढ़ी है, प्रियंका गांधी जी बहुत पढ़ी है। दिल्ली का बड़ा नामी गिरामी, बहुत। जी बंगला साहब के सामने। बिल्कुल, शाहरुख खान के स्कूल के बगल वाला स्कूल। हम लोगों की वॉल सेम होती थी। हाँ, बड़े बड़े किस्से कहानी सुनी Yes. हमने। वो काली बाड़ी उसके बिल्कुल पास। बिल्कुल। क्या बात है। बहुत पॉलिटिशियंस, बहुत वेल नोन पर्सनालिटीज, मिस इंडियाज, बहुत लोग रहे हमारे स्कूल से। बाबा खड़क सिंह महाराज। जी। क्या बात है, कुछ और बताइए स्कूल के बारे में। स्कूल टाइम में तो हम लोग बहुत बड़े बड़े लोगों ने आपके स्कूल से पढ़ाई लिखाई की, आप भी उनमें एक हैं। तो- बहुत पॉलिटिशियंस हैं हम्म, और मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत कम बोलती थी। हम्म। मैं जितना अब बोलती हूँ नहीं बोलती थी, इतनी हिंदी नहीं बोलती थी। अंग्रेज। मुझे हाँ, याद वहाँ है, तो सारे बड़े बड़े घरों के बच्चे अंग्रेज वाले। मुझे याद है जब हम स्कूल में होते थे तो हमारी हिंदी क्लास के अलावा अगर हम हिंदी में बोलते थे तो उस समय पे 25 या फाइन होता 40 रुपए का हर वर्ड का फाइन होता था। पर वर्ड। जी। कभी कभी मैं अपनी हिंदी की डिबेट्स अगर अपने फेसबुक पे पर्सनल अकाउंट में डालती हूँ तो मेरी हिंदी टीचर के मैसेज भी आते हैं कि हमने तो ये हिंदी नहीं सिखाई थी। कहाँ से आ गए? हाँ, नहीं, वहाँ के तो- बच्चे तो बोल ही नहीं पाते, आप इतनी अच्छी इतनी हिंदी नहीं सीखी नहीं, थी बिल्कुल नहीं मैंने। बोलते वहाँ के बच्चे, तो हम बोलते जानते- तो है। अरे नहीं बोलते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बोलते अरे तो ऐसे है। हिंदी बोल ही नहीं सकते भाई। हम लोग बोलते तो तो- बाहर खड़े रहते थे, मैं सच बता रहा हूँ। वो कालीबाड़ी मंदिर जो है ना, हाँ। मंदिर के थोड़ा सा पीछे वहाँ से खड़े रहते थे और देखते थे कि कैसे- आप कैसे- कौन से स्कूल में कैसे थे? कैसे मैं सेंट्रल स्कूल, हम लोग तो अच्छा। ऐसे गरीब लोग, केवी वाले। हमारी भी अरे फीस बहुत कम थी, छोड़िए, जितनी मेरी छोड़िए आप। स्कूल की पूरे टाइम की फीस थी मेरे भाई की 1 साल की मान ही थी। नहीं सकते हैं। सच में हमारी भाई, हमारी मिशनरी तो- स्कूल था इसलिए फीस अरे कम हमारी थी तो ना। 15 रुपए फीस थी। नहीं, इतनी कम तो नहीं फिर थी। 15 रुपए महीना। हाँ, वो बहुत- 3 महीने की 50 रुपए देती थी मम्मी और बोलती थी 5 रुपए वापस लेकर आना। हम लोगों को भी कितने कॉलेज में आके 500 रुपए हफ्ते के मिलते थे, जिसमें हमें फ़ोन का भी टॉक टाइम डालना, तब तो इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, फ़ोन का भी, कॉलेज के खर्चे भी। जेएमसी में पढ़कर ये सब हम- मैं जेएमसी में नहीं पढ़ी, मैं कॉन्वेंट ऑफ जीएसएमआई में स्कूल पढ़ी हूँ। जेएमसी हाँ हमारा सिस्टर कंसर्न कॉलेज था, मैं पढ़ी हूँ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। अच्छा, तो डीसीएसई में पढ़ी हैं आप? जी। जेएमसी में आप कॉलेज में नहीं जब गई? मेरी मम्मी जेएमसी गई हैं आप भाई? मेरी मम्मी मुझे जेएमसी जब लेकर गई थी एडमिशन के टाइम पे फॉर्म भरवाने, तो मैं बहुत रोई थी। मैं गाड़ी से उतरी नहीं थी, दरवाज़ा खींच के बंद कर लिया था, क्योंकि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में मुझे नहीं जा रहा था। बहुत रोई थी मैं गाड़ी में बैठ के कि मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, पर मैं जेएमसी में नहीं जाऊँगी। एक जेएमसी में, और मेरी नानी तब रिटायर ही हुई थी, तो वो मुझे नॉर्थ कैंपस लेकर गई थी। हिंदू और एसआरसीसी हर जगह स्टीफन, जहाँ जहाँ फॉर्म भरने के लिए, वहाँ पे भी मैं बहुत रोई थी। अरे भाई, सपना होता है यार इंसान मेरे का। को ये था कि नॉर्थ कैंपस में सब जो मैं देखती थी नॉर्थ कैंपस के बच्चों को, देखो स्कूल में तो एक अलग पिक्चर होती है ना, आप ये नहीं देखते कि कितनी क्या चीज़ें। तो उस टाइम पे मेरे को ये लगता था कि फ्लोटर्स के साथ जो सॉक्स पहन के जाते हैं, मैं उन कॉलेज में नहीं जाऊँगी। सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, पर नॉर्थ कैंप, मेरे फादर नॉर्थ कैंपस एसआरसीसी के पढ़े हुए हैं, मेरी मदर मिरांडा हाउस की हैं, तो ऐसा नहीं है, पर एक वो परसेप्शन था उस बीच में कि नहीं। तो मैं साउथ कैंपस, मैं शुरू से डीसीएसई में ही जाना चाहती थी। मेरी कजन्स वगैरह इधर पढ़े थे, तो मैं देखती थी ये कॉलेज सही है, छोटा सा है, सब एक दूसरे को जानते मैं एक हैं। बात बताऊँ आपको? हाँ। नेताजी नगर के बीच में मैं भी डीसीएसई में पढ़ा। ओह यस,
तो फिर तो ईयर नहीं पूछना। ठीक है, फिर तो ईयर नहीं पूछना तो आप समझ सकते हैं मैं क्यों जाना चाहती थी बिल्कुल नहीं DCSE। समझ पा रहा हूँ मैं। हमने DCSE में एडमिशन क्यों लिया बताइए? क्यों? नॉर्थ में सवाल ही नहीं है, नंबर ही नहीं आया, कट ऑफ में आया ही नहीं। मेरे टाइम तक तो बहुत हाई नंबर चाहिए थे DCSE अरे के लिए। हमारे टाइम पे भी हाई थे, बस नॉर्थ में आया नहीं, हाँ। और साउथ में भी वेंकी वगैरह में भी नंबर नहीं लगा। तो मैंने और किसी कॉलेज में फॉर्म भरा ही नहीं। मैं बहुत क्लियर थी कि मेरे को DCSE में जाना है, क्योंकि मैंने अपनी कजन्स को देखा था, अपनी बड़ी अपने कजन ताऊ जी की दोनों बेटियों को, दोनों DCSE के हैं, तो मैं देखती थी चिल्ड एकदम, दोनों मेरी स्कूल की थी सीनियर। पता नहीं आप कैसे भाई, हम DCSE जब गए, हम लोग जब पहली बार मिले तो पता चला कि अरे ये नेताजी नगर कॉलोनी के बीच में हाँ। हमारा ये कॉलेज छोटा सा अपने कॉलेज का गेट है, और सामने लोग देख रहे हैं फ्लैट्स हैं। अब आप हाल ही में गए हैं, अब तो बड़ा हो गया है। अब तो वो तोड़ दिया ना सर, डिसमेंटल कर दिया ना सर। पर जो मेरे को अच्छा लगता था, छोटा सा कॉलेज है, सब एक दूसरे को जानते हैं, बहुत और माहौल बहुत अच्छा था। एक अच्छा, उस समय में मेरा पॉलिटिक्स में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो दूसरों से एफिलिएटेड नहीं था। एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी थी कि मैं राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, तो उस हिसाब से पढ़ने के लिए मेरे को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना था, फिर आगे वकालत करनी थी। मैं तो, हालांकि मैंने उस समय IP का टॉप 100 में मैं सिलेक्ट हो गई थी एंट्रेंस देके लॉ के लिए, पर थोड़ा मम्मी पापा ने मना किया कि एकदम 5 साल के लिए जाओगी, कुछ और सोच लो क्या करना चाहती हो। तो मैं लॉयर बनना चाहती थी हमेशा से, तो इसीलिए फिर उसके बाद मुझे लगा कि DCSE इज नहीं, DCSE बहुत प्यारा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज, लेकिन आपने नॉर्थ को छोड़ के, स्टीवंस को छोड़ के, एक ही कॉलेज में भरा था, रंजस को छोड़ के, बताइए एक ही कॉलेज में। जाहिर सी बात है, पर हम लोगों से बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तो फटाक से मिल गया होगा। हाँ, मार्क्स तो ठीक है, इसीलिए मिल गया ना, वरना तो जो जिसके पेरेंट्स ले जा रहे हैं नॉर्थ कैंपस वो यहाँ क्यों आएगा? लेकिन फिर भी आप आएंगे, बड़प्पा ने आपका चाहिए, तो एक चीज़ कॉमन है आप में और हम में ना, DCSE। नाउ यू हैव टू बी काइंडर टू मी। डिबेट्स पे भी आ गए, हर बार याद दिलाओगी। ठीक है। भाई वो स्कूल में तो बड़ी घरों की बच्चे सब थे, बहुत थे, तो और यार दोस्त उनमें से कोई? बहुत कम फ्रेंड सर्कल मेरा अभी तक सेम है। कंटिन्यू नहीं कर पाए टाइम जब मैं पॉलिटिक्स में आ गई, उसके बाद मैं धीरे धीरे करती रही, क्योंकि सबके अलग टाइप की लाइफस्टाइल हो गई, वो अलग शादियां हो गई, सब हो गया, तो वो थोड़ा धीरे धीरे आप करते रहते हो। और जब आप पॉलिटिक्स में होते हो, आप बहुत चीज़ों से फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हो। आई डोंट रिमेंबर कोरोना के पहले मैं कितनी घर की शादियों में या घर के फंक्शंस में अटेंड कर पाई हूँ। कोरोना के बाद वर्ल्ड ही पूरा बदल गया, हमने रियलाइज़ किया कि घर पे भी समय देने की ज़रूरत है, और वो इनिशियल जो स्ट्रगल का टाइम होता है जब आपको 24 घंटे काम करना है, तो बहुत कम, आई थिंक 2 या 3 फ्रेंड्स मेरी स्कूल टाइम की हैं जिनसे मैं आज भी इन टच हूँ। हाँ, बातचीत होती है? हाँ, होती है, वो भी क्योंकि वो एफर्ट कर लेती है, वरना मैं बहुत लेजी हूँ फ्रेंड सर्कल के साथ समय बनाने के लिए। क्या कर रही हैं वो लोग? एक फिल्म्स में ही है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, एक किसी उसमें ही है, न्यूज़ पोर्टल में है, बट नॉट अ जर्नलिस्ट, बट इन द अदर, आई थिंक दी HR और समथिंग, और एक दो और है, वो दोनों हाउसवाइफ्स हैं, तो उनसे इन टच हूँ क्योंकि वो एफर्ट कर रही हैं, वरना मैं बहुत बुरी सहेली हूँ। क्रेडिट उन्हीं को जाता है। क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और कॉलेज के फ्रेंड्स? कॉलेज में वो फ्रेंड्स हैं जो मुझे पॉलिटिक्स में लेकर आए, उनमें से एक तो हम ही डाइड व्हेन वी वर इन कॉलेज, आप जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज इन एन एक्सीडेंट, और उसके अलावा हम 3-4 कोई कहते ना 3-4 और हैं। मैं सिर्फ काम में ध्यान देती हूँ, बहुत क्लोज सर्कल है, ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करती, तो 2-3 कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, 2-3 स्कूल के फ्रेंड्स हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। फैमिली हो जाते हैं ना, बिल्कुल, दे आर फैमिली नाउ, तो आई टेक देम फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आप फैमिली को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं ना, वही हिसाब है। तो जब आपने पॉलिटिक्स शुरू की, मम्मी पापा ने कहा नहीं क्या कर रही? नहीं, मेरे को बहुत सपोर्ट मिला फ्रॉम डे वन। मुझे आज भी याद है, हमारे कॉलेज में कुछ हुआ था, और पहली बार जब मैं गई थी AICC 24 अकबर रोड, आई थिंक 17 और 17 एंड हाफ, तो यस, तभी मैंने NSUI में ज्वाइन कर ली थी। तो मुझे आज भी याद है, वो आप अगर 24 अकबर रोड गए हैं तो वो एक जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, उसके पीछे वाला जो एरिया है, वहाँ पे एक कमरा होता था मुकुल वासनिक जी का, और उसके सामने ही अब कमरा है मीडिया डिपार्टमेंट का। तो मैं वहाँ खड़ी हुई थी, मुकुल वासनिक जी वॉज द फर्स्ट पर्सन आई मेट
एंड तब बहुत बड़ी बात थी कि देखो मैं घर आके बताई थी और उधर खड़ी हुई थी और मैं ऐसे ही देख रही थी। और अब देखिए जब इस टाइम पे मेरा 7 साल से वहाँ पे कमरा था, बिल्कुल उसी कमरे के सामने। तो मीडिया इंचार्ज, मीडिया कोऑर्डिनेटर थी। क्या गर्व की बात है। हाँ, उसी तो कमरे के आपने बिल्कुल सामने। बहुत कम उम्र में पॉलिटिक्स में अच्छी जगह बनाई, सेटिस्फाइड हैं? यस, मतलब कई लोग कहते हैं कि अभी आई लाइक टू टेक इट स्लो एंड स्टेडी, कि जल्दी किस बात की है। wins the race. मतलब अभी तो पड़ा है, टाइम है, अगर हर चीज़ अभी कर लोगे फिर 5 साल बाद क्या तो करोगे? रिएक्शन मम्मी पापा क्या थे? मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया हर तरीके से। चाहे रात को कभी लेट हो जाते थे दूसरों के इलेक्शन के टाइम पे, या और भी जब मीटिंग्स होती है कई बार हमें रात भर काम करना पड़ता है, बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, मुझसे कभी सवाल नहीं पूछे अगर मैंने आके बोला कि मेरे को इस समय जाना है गाड़ी ड्राइवर। और क्योंकि मेरे पूरे राजनीतिक करियर में मैंने पार्टी से ना रहने का कोई खर्चा लिया कुछ, तो मैं अपने फादर से लेती थी। उन्होंने बिना झिझक के पूरा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, इमोशनली, और हर वक्त अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं हर करियर में, तो उस टाइम पे भी संभालना, बहुत चीज़ें होती हैं। तो 100% सपोर्ट अगर मेरे मदर और फादर का नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। और लोग कहते हैं कि लड़कियों को आगे सपोर्ट नहीं किया जाता है, और मेरी मतलब बुआ वगैरह कहती भी थी कभी कभी कि मेरे कज़न बुआ वगैरह कि मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते थे एज अ ब्रदर, कहाँ जा रहे हो, इतनी छूट कैसे दे रखी है। बेटी को छूट कैसे? हाँ, तो मेरी नानी, क्योंकि मैं अपनी नानी के साथ बहुत रहे हैं हम लोग, तो बहुत सपोर्ट रहा है। कहाँ है नानी? मेरी नानी की अभी लास्ट मंथ डेथ हो गई, तो बाकी मेरे नाना जी पास हुए। दिल्ली से? हाँ जी। पापा भी दिल्ली से? जी, शुद्ध दिल्ली वाले? शुद्ध दिल्ली वाले, ननिहाल, ददिहाल, सब दिल्ली। दिल्ली। बहुत दिन बाद दोस्तों कोई दिल्ली वाली। मम्मी पापा भी बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। हाँ, सेकंड थर्ड पीढ़ी जी, ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो सेकंड पीढ़ी। पहली दादा दादी नाना नानी तो दिल्ली के नहीं है, पर बाकी सब दिल्ली। मम्मी पापा और तो अब मैं तो पूरी प्योर दिल्ली आई। हाँ, मम्मी पापा भी दिल्ली वाले हो गए थे। DCSE से फिर मैं पॉलिटिक्स में आ गई। DCSE कॉलेज में ही शुरू कर दी थी हाँ, राजनीति? कॉलेज में ही शुरू कर दी थी। कोई चुनाव में लड़ी कॉलेज में? नहीं, हाँ कॉलेज में लड़ी थी, यूनिवर्सिटी इलेक्शन लड़ी? DCSE में थी, वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव थी। और एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ बताइए। जो बोलनी नहीं चाहिए। आप देखिए मैं पॉलिटिकली कितनी इमैच्योर थी। हमेशा कहते हैं ना वोट कितनी ज़रूरी होती है, एक एक वोट का महत्व क्या होता है। मैं जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ी और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ होती है, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट फेस टू फेस विद पॉलिटिक्स। तो जिन ग्रुप के साथ मैं लड़ी कि पहले मैं प्रेसिडेंट लड़ना चाह रही थी, तो उन्होंने आके हाथ पैर जोड़ के कि हमें तुमने पॉलिटिक्स नहीं करनी, तुम प्लीज़ प्रेसिडेंट मत लड़ो। मुझे याद है हमारे जो प्रिंसिपल होते थे वो मुझसे बहुत नाराज़ रहे थे कि मैं चाहता था तुम प्रेसिडेंट बनो और तुम लड़ी नहीं। तो मैंने कहा नहीं दोस्त है, और मैंने पॉलिटिक्स करनी नहीं तो छोड़ दिया। जनरल सेक्रेटरी लड़ी और मेरे सामने एक लड़का लड़ रहा था और मुझे कहा गया कि वो तो आएगा जाएगा नहीं, तो तुम ऑलमोस्ट, ये सेकंड इलेक्शन, पहला तो मैं जीत गई थी, तो कहा कि आप जीत जाओगी कुछ नहीं। अच्छा, मैं जब कैंपेन करने जाती थी इतने स्मार्टली उसको तब आने नहीं देते थे, तो मैं सोचती थी कि वो तो दिखता ही नहीं है ही नहीं। रेस में तो ही जिस दिन हमारी वोटिंग थी, सर जी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं वोट दे रही थी, मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी और मैंने वोट उस लड़के को दे दिया और वो मेरे को बोले कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा अरे यार कोई तो बेचारा उसको वोट दे, वो तो दिखा ही नहीं है। और वो एक वोट से मैं चुनाव हारी थी, लिटरली एक वोट से, और क्योंकि वो वोट मैंने खुद दिया था। आपने उसको बताया? नहीं, उसके बाद मैंने कभी बात नहीं हुई, बट ये भेजेंगे उसे। हाँ, पता नहीं अब वो कहाँ है, लेकिन मैंने लिटरली इसलिए दिया था। वो मेरी फ्रेंड जो है कॉलेज की थी और वो मुझे बोली भी, उसका हाथ टूटा हुआ था, मुझे याद है कि हम कैंपेनिंग कर करके टूट गए, एक्सीडेंट हो गए, और तुम, मैं कहा अरे यार कोई नहीं दे रहा उसको वोट, दिखता कहाँ है वो। क्योंकि मेरे टीम ने ही मुझे ये बिलीव कराया हुआ था, उसके साथ मिले हुए थे कि तो पॉलिटिक्स क्या होती है, मैंने तब सीखा, क्योंकि अपने ही जो दिखता है वो नहीं। अब तो वो मैं उस, तो शायद उस अर्ली एज पे जो मैं सीख गई वो आगे जाके मुझे बहुत काम आया, जिंदगी भर काम। पर वो एक वोट कितनी ज़रूरी होती है उसका महत्व मैं जानती हूँ, क्योंकि वो एक वोट नहीं मुझे चुनाव हराया, एक वोट से ही जीता वो। तो सोचो, तो वो अटल जी की सरकार
राधिका जी दोनों एक वोट से जॉइंट सेक्रेटरी लड़ रही थी, जनरल सेक्रेटरी लड़ रही थी। सेक्रेटरी लड़ रही थी। पर ठीक है, अच्छा है, आगे के लिए बहुत सीख पड़ मिल गई। राजनीति में आना ही था शायद इसीलिए। नहीं, बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर NSUI का सफर कैसा रहा? NSUI में तो इलेक्शन में काम करती रही। मेरे पास एक बहुत ब्लॉक की सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट थी और बहुत ही इससे लोअर आई डोंट थिंक मुझे लगता है कोई पोस्ट हो सकती है, मुंडका ब्लॉक की सेक्रेटरी। और दूसरे इलेक्शन में बहुत काम किया है मैंने। उसके बाद यूथ कांग्रेस में आई नॉमिनेट होके। मैं बनी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ज़िले की, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ज़िले की। फिर राहुल गांधी जी का इलेक्शन आया यूथ कांग्रेस का, तो पहला इलेक्शन दिल्ली का मैं लड़ी, जनरल सेक्रेटरी स्टेट लेवल की इलेक्ट होके आई। तो उसमें समझ आया कितना बल, पैसा, दिमाग क्या क्या इस्तेमाल होता है। जो इलेक्शन होता है उसमें भी बहुत आप एक पूरा कैंपेन करते हैं, आप मेंबरशिप करते हैं स्टेट लेवल पे। अगर आप स्टेट डिपेंड करता है आप डिस्ट्रिक्ट असेंबली या स्टेट लेवल में। स्टेट लेवल लड़ रही थी तो मेरे को स्टेट लेवल पे घर घर जाके मेंबरशिप करनी पड़ी, उनके फॉर्म जमा करने पड़े। उसके बाद उनको एक राउंड ऑफ वोटिंग के लिए लेकर आना पड़ा, क्वालिफाइंग के लिए। उसके बाद फिर जो वो इलेक्ट होकर डेलीगेट्स आए उन्होंने फिर हमारे लिए वोट करा। तो 2 राउंड ऑफ इलेक्शंस वहाँ पे, और मतलब खुद ही वोट बनाओ, खुद ही उनको इंश्योर करो, तो एक मुश्किल मेहनत मेहनत। तो शायद यही संगठन के लिए ना। और उस समय भी पूरी फैमिली ने साथ दिया। पूरी फैमिली को रात रात बैठ के फॉर्म भरने पड़ते थे, चेक करने पड़ते थे, पूरे फ्रेंड सर्कल ने। तब मेरा घर तो बस एक सिर्फ फॉर्म ऑफिस बन गया था ना, वो हाँ, कैंपेन ऑफिस बन गया। कैंपेन ऑफिस। आपने तो भाई विधानसभा चुनाव भी लड़ा जनकपुरी हाँ, से, अगर मैं गलत नहीं है तो। जनकपुरी से। और मेरे लिए नई कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैं दूसरी जगह से वोट मांग रही थी, सीट मांग रही थी। मेरी होम सीट नहीं थी वो मेरी, तब मैं रहती थी नांगलोई के वहाँ पे, तो उधर। अच्छा, तभी मुंडका किया आप? हाँ, तो मैं उधर से मांग रही थी, लेकिन मुझे ये सीट ऑफर करी गई क्योंकि मैं कभी भी कांग्रेस जीती नहीं है आज तक, और कहा कि मैं उसको डेवलप कर सकती हूँ ऑलरेडी। तो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से मुझे ये सीट ऑफर करी गई। अब ये चीज़ और भी अच्छी थी क्योंकि छोटी सीट थी और आगे डेवलप करने के लिए तो एक चैलेंज था, लेकिन मैं जानती थी कि स्थिति बहुत बुरी होने वाली है दिल्ली की, तो आगे जाके डेवलप करने के लिए एक अच्छा चैलेंज रहता, क्योंकि इस समय तो आइडिया था ही सबको कि कांग्रेस की क्या हालत होने वाली है। इतनी बुरी होगी ये नहीं सोचा था कि सबकी ही 2000, 3000, 4000 वोट्स आएंगी, बट ठीक है, एक अलग एक्सपीरियंस था। पार्टी ने देखिए, बड़ी बात इसलिए होती है राधिका जी कि इतनी छोटी उम्र में, कम उम्र में आपको विधानसभा का टिकट मिल जाना, और दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिग्गज है ना, उन लोगों से कॉम्पीट करके वहाँ से टिकट हासिल कर लेना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और फर्स्ट लिस्ट में पार्टी ने मुझे मौका दिया, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस, जब आप, और तब तक मैं कभी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती थी, ये भी गलती से आ गई थी मैं। अच्छा। मैंने एज सच टिकट मांगी नहीं थी, तो लेकिन सब लड़ रहे थे और बोला कि लड़ना चाहते थे, मैंने कहा अच्छा। और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी ज़्यादा टिकट मांगने के लिए, लॉबिंग नहीं करनी पड़ी, लेकिन जो पूरा एक्सपीरियंस था, जितना प्यार आपको लोगों से मिलता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक अलग दुनिया है। तब समझ आया कि असली पॉलिटिक्स तो वो है जो हम, संगठन बहुत अच्छा है, मजबूत करना है, लेकिन जब तक आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो तब तक आपकी राजनीति में कोई मतलब, जितनी भी मेहनत कर लो वो एक तरफ है, पर जब तक आप चुनाव नहीं लड़ रहे आपकी राजनीतिक करियर कंप्लीट नहीं है। ये हमें लगता है बहुत सारे राजनीतिक जो दोस्त हैं, राजनीति में काम करने वाले हमारे यार दोस्त हैं, और प्रोफेशन भी ऐसा है कि आप लोगों से ज़्यादा ही वास्ता पड़ता है। हाँ। किसी भी दूसरे प्रोफेशन के मुकाबले बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई संगठन में काम कर रहा है तो बेचारा वो वहीं काम कर रहा है। आपने ये जो एक आपको एक्सपोजर मिला दोनों तरीके से। मैं यूथ कांग्रेस की नेशनल सेक्रेटरी भी रही हूँ, मेरे पास सोशल मीडिया की भी हेड रही हूँ। हाँ, बिल्कुल, जी। और एक और बात बताती हूँ, जब मैं नेशनल सोशल मीडिया की हेड थी यूथ कांग्रेस की 1 साल, वो पूरा सोशल मीडिया थैंक्स टू माय फादर चला है। तो मैं जब कहती हूँ ना, मेरे फादर ने पूरा सपोर्ट किया है। बिहाइंड राधिका खेड़ा आर हर पेरेंट्स, हर फादर एंड हर मदर, इन एवरी वे सपोर्ट किया। पूरा कांग्रेस का सोशल मीडिया, यूथ कांग्रेस का, मेरे फादर फाइनेंस कर रहे थे। जितनी टीम वहाँ बैठती थी 7 जनों की, 24 घंटे वो ऑफिस चलता था, हर एक चीज़, एक एक तार से लेकर उनकी तनख्वाह मेरे फादर ने फंड किया था कांग्रेस के लिए, क्योंकि मैं एक फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से आती हूँ। अच्छा। 2 ताम्रपत्र है मेरे घर में। अरे वाह। तो आइडियोलॉजिकली
तो किया। और आपको पता है जब मैं सोशल मीडिया की हेड थी, वो मेरे पास, मैं आपको भेजूंगी भी जो रिपोर्ट का हिस्सा, मेन बीजेपी के सोशल मीडिया से ज़्यादा रीच सोशल मीडिया यूथ कांग्रेस की थी उस समय पे। तो ऐसा नहीं है कि जब आप मेहनत करें तो आप किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो बहुत समय तन मन धन से मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, शायद इसीलिए मुझे टिकट भी मिली इसी गुट में। नहीं मिल पाती, हम तो कह रहे हैं कि भाई नहीं मिलती है, वहाँ तक विधायक का चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात होती है पूरे भारतवर्ष में जी, और वो भी दिल्ली से, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ना और वो भी दिल्ली से मिल जाना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए बधाई आपको। कोई ऐसे आपके यार दोस्त 2-3 जिनके बारे में आप बताना चाहें कि अब पूरी तरह से आप राजनीति में हैं, अब आप कह भी रही हैं कि मैं मैच्योर हो गई हूँ, मुझे समझ में आने लगा है, जो दिखता है वो होता नहीं है, वो वाले जिनके साथ में तो नहीं, जिनके साथ बैठ के आप सिर्फ मस्ती करती हैं, बचपन की बातें करती हैं, मूवी देखती हैं, खाती पीती हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने भाई बहन के साथ, आई थिंक मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेरी मदर, मेरे फादर और मेरी सिस्टर प्रियंका और मेरा भाई ध्रुव। जितना अच्छा और सबसे ज़्यादा समय मुझे बिताने का मज़ा आता है अपनी फैमिली के साथ आता है, और कुछ समय पहले तक अपनी नानी के साथ। तो मैं बहुत फैमिली के अंदर रहने वाली लड़की हूँ। लेकिन और भी मेरी फ्रेंड्स हैं, जैसे स्कूल टाइम की फ्रेंड्स, उनसे ज़्यादा मिलना तो नहीं हो पाता। कुछ पॉलिटिकल फ्रेंड सर्कल, कुछ जर्नलिस्ट, अब जब आप इस लाइन में आ जाते तो सिमिलर थिंकिंग, क्योंकि 24 घंटे, तो कुछ जर्नलिस्ट के साथ ज़्यादा तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं अधिकतर बाहर रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेदारी थी, तो वहाँ पे रहती थी, तो मेरा सर्कल वहाँ पे बन गया। और मैं लॉ भी कर रही थी, अभी मैं 1 महीने में वकील बन जाऊंगी फाइनली। तो मैंने छत्तीसगढ़ से, रायपुर से लॉ करी, तो वहाँ पे भी एक फ्रेंड सर्कल बन गया। हालांकि वो मुझसे बहुत जूनियर है, जो मेरी टीचर्स भी मुझे पढ़ाती है वो भी मुझसे उम्र में कम है, तो कभी कभी वो लोग मेरा डिबेट वगैरह देख के भी वो, हाँ, तो अलग अलग बहुत डिफरेंट टाइप का सर्कल है। कभी दिल्ली में होती हूँ तो कुछ जर्नलिस्ट, स्कूल फ्रेंड, मतलब ऐसा पर्टिकुलर नहीं, टाइम ही नहीं मिलता अपने आप के लिए। तो रायपुर में खूब वक्त गुजारा है। रायपुर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी खूबसूरत जगह है बहुत। और मुझे अगर लगता है कि दिल्ली के अलावा अगर मैं कहीं रह सकती हूँ, दिल्ली वाले बहुत इजीली एडजस्ट नहीं करते, तो छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ मैं जाके रह सकती हूँ। छत्तीसगढ़ अपने आप में बड़ा बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। रायपुर तो बहुत ही अच्छा है, एयरपोर्ट शांति बहुत है। दिल्ली में भागा दौड़ी है, वहाँ पे चिल्ड है सब कुछ, मल्टी स्टोरी नहीं है, नहीं खैर अब तो आ गया, लेकिन बहुत कम है, फिर भी आप जाइए। सबसे बड़ा डिफरेंस ना सईद जी जो मैं देखती हूँ बाकी जगहों और दिल्ली में, कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचते हो सब भाग रहे होते हैं, आप छत्तीसगढ़ जाओ कोई जल्दी नहीं, वहाँ पे वो भैया जल्दी कर दो, कहीं जाना है का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई लेट होता ही नहीं है वहाँ पे। तो आई थिंक एक रिलैक्स्ड वो रहता है, और पॉलिटिकली बहुत शार्प है कंपेयर टू दिल्ली। इतना पॉलिटिकल नहीं है। अच्छा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में इन सब जगह पे बहुत काम कर रही हूँ, मेघालय, ये सब स्टेट्स बहुत पॉलिटिकली शार्प है कंपेयर टू, एंड छत्तीसगढ़ तो एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, बहुत ज़्यादा। तो अब आप वकील हो जाएंगे तो वकालत भी शुरू कर देंगे? जी, मेरा एम है कि मैं फ्री लीगल एड प्रोवाइड करूँ गरीबों को, क्योंकि खुद भी मैंने देखा है कि लीगल एड बहुत महंगी है और लोग कई बार फेक केसेस में बहुत फंसते हैं, एंड ये मैं बहुत नोट करी हूँ। तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात पे कि मैं जहाँ जहाँ हो सके फ्री लीगल एड क्लिनिक्स खोलूँगी, और जहाँ पे बड़े केसेस हैं, कोई हाई कोर्ट में अगर पहुँच गया है तो बड़े वकीलों को वहाँ पे फ्री में केस लड़वाने के लिए, ये मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मैंने इसीलिए वकालत करी है। ये समाज सेवा का जज्बा कहाँ से आया? अब मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, 2 ताम्रपत्र मेरे घर में हैं, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सबके साथ काम किया हुआ है, जेल भी रहे हुए। इनफैक्ट मेरे फादर के दादाजी, मेरे पर दादाजी ने तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट के प्रोविंस की जितनी हिस्ट्री है उनकी ज़ुबानी बोली हुई है, जो गवर्नमेंट के पास रखी हुई है, तो फ्रीडम के लिए और हर चीज़ के लिए, और उन्होंने कभी भी खुद नहीं लिया कुछ। जब रेफ्यूजी यहाँ आए थे तो जो पटेल नगर और राजेंद्र नगर वाला एरिया जहाँ पे प्लॉट्स बांटे गए थे, उन्होंने तब शाहरुख खान जी के फादर भी उनके साथ थे, तो सबको प्लॉट्स बांट दिए, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं लगा। मेरी दादी हमेशा कहती थी सबको दे दिया, खुद किराए के घर में रहते। तो वो शुरू से आई थिंक रहता रहा फैमिली के अंदर, और उन्होंने कांग्रेस को भी बहुत इस्टेब्लिश करने में यहाँ पे दिल्ली में बहुत मेहनत करी थी, तो कंटिन्यूसली काम करते आए हैं।
तो आई थिंक एक जने के अंदर रह जाता है ना हर जनरेशन में, तो प्रॉब्लली इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया Yes. कि भाई मैं तो मुझे सेवा करनी है, देश Yes. सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी Yes. है, सेवा करनी है बस। यस इसलिए मैं जब से मैं 17-18 की हूँ मैंने कहीं पे काम भी नहीं किया। थोड़ा बहुत मैंने कभी कभी हाथ बटा देती हूँ अपने फादर का जब बिजनेस में हेल्प की ज़रूरत होती है, और वो तो मैंने वैसे आई थिंक 10-12 साल से तो वो भी नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ 24 घंटे पॉलिटिक्स। तो अपने आप को आप कहाँ देखती हैं पॉलिटिक्स में? आप अपने आप को फिर से विधायक देखती हैं, सांसद देखती हैं, मंत्री देखती हैं, क्या देखती हैं? मैंने सच बताऊँ सर जी, मैंने कभी ऐसे इमेजिन किया ही नहीं कि मैं क्या बनूंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं चुनाव लड़, क्योंकि मैंने जब भी कहते हैं नेवर से नेवर, जब मैं कहती हूँ कि मुझे कभी चुनाव नहीं लड़ना है तो ऐसे हालात हो गए मैं चुनाव लड़ ली। मैं कहती थी मुझे कभी पॉलिटिक्स नहीं करनी, मुझे वकालत करनी है, मैं पॉलिटिशियन बन गई। अब जब पॉलिटिशियन बन गई तो वकालत करने का भी टाइम मिल गया। तो जब भी मैंने कुछ सोचा है हमेशा उसका विपरीत हुआ, इसलिए मैंने अब फोकस इस बात पे रखती हूँ कि छोटे छोटे गोल्स रखती हूँ। अभी मेरा इमीडिएट गोल है कि कैसे आई कैन गिव बैक टू द कंट्री, एंड बीइंग इन पॉलिटिक्स उससे एक बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आप लोगों की मदद और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। वरना शायद एक आम इंसान में और एक पॉलिटिशियन में थोड़ा अंतर हो जाता है। हम गवर्नमेंट की भी हेल्प ले सकते हैं उनकी हेल्प केयर करने में, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना कर सकती हूँ। कि हमें पता है एक बात समझ में नहीं आ रही कि फादर आपके बहुत अच्छे बिजनेसमैन जी। हैं, मम्मी, नानी, दादा, दादी सब एक बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली से आप आई हैं, सब मेरी well मदर भी, established। मैं सब MA MBA मतलब सबसे कम पढ़ी लिखी मैं हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, डोंट बी सो हम्बल। लेकिन अब क्या है कि और सब वेल स्टैब्लिश्ड भी, सब Yes. काम कर रहे हैं भाई, आपके छोटे भाई बहन दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो कभी ये घर से प्रेशर नहीं आया कि भैया पॉलिटिक्स करना है करो, लेकिन कुछ तो करियर तो बनाओ, कमाओ खाओ तो, या कब तक कभी कभी कहते कब तक हमसे पैसे लेती रहो? कभी कभी कहते हैं, तो मैं तब जाके अपने फादर की मदद करती हूँ। मैं अपनी बहन को कहती हूँ तेरे को असिस्टेंट बेकर चाहिए तो किसी चीज़ के लिए, कभी कभी मैं अपने भाई से ले लेती हूँ, तू 100 रुपये दे दे तो ये कर दे। पर मेरे खर्चे से जी बहुत कम है। अच्छा। जो मेरा खर्चा होता है वो ज़्यादातर पार्टी का काम करने में ही लगा है। तो एज सच ना मैं पार्टी करने जाती हूँ, फिल्म में कभी कभी अगर टाइम मिल जाए घर वालों के पूछने साथ। वाले के शौक क्या है, इंटरेस्ट क्या है? मैं- पिक्चर नहीं देखती हैं? मुझे वीडियो गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसमें खर्चा कम आता है, बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक मैं PUBG बहुत खेली हूँ जब PUBG था, अरे बाबा। और बहुत खेली हूँ PUBG, मतलब कंटिन्यूस। और कोरोना का टाइम तो मेरा शायद PUBG में गए? या PUBG खेलते हुए या जो लोगों की हेल्प कर रहे होते थे जितना घर से, तो घर से निकल नहीं सकते थे, वो 2 चीज़ें। तो वीडियो गेम्स और भी मुझे खेलने का बहुत शौक है, मैं खेलती रहती हूँ PS3, फ़ोन के ऊपर, कंप्यूटर पे। शुरू से वीडियो गेम्स का मुझे बहुत शौक है। नो पिक्चर कुछ नहीं? पिक्चर कभी कभी मैं मुझसे इतने देर एक जगह पे बैठा, 2.5-3 घंटे बैठा नहीं जाता। हाँ, और मूवीज भी मैं गेम्स सिर्फ में तो बच्चे 5-5 घंटे 6-6 घंटे वो भी लगे कम रहते हैं। खेलती हूँ। आप इधर उधर चीज़ें करते रहते हो ना। और मूवीज़ भी मैं सिर्फ कॉमेडी मूवीज़ देखती हूँ, मैं सीरियस मूवीज़ नहीं देखती, सैड मूवीज़ नहीं देखती, क्योंकि मैं मानती हूँ हम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। पहली जीवन में बहुत दुख और बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, वो भी अगर, तो मैं कभी भी जो ये बहुत सीरियस मूवीज़ होती हैं वो नहीं देखती। अरे बुक्स पढ़ती हूँ जब मौका लगता है, बुक्स बहुत पढ़ने का मुझे शौक है। अंग्रेजी हिंदी इंग्लिश दोनों। हिंदी कैसे मेरे को इतनी अच्छी आती है, ये पढ़ के हिंदी बुक्स पढ़ के। एक मैंने किताब पढ़ी थी कृष्ण की आत्मकथा, 7 वॉल्यूम्स की सीरीज़ है, कृष्ण जी का पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। उससे मैंने अपनी हिंदी सीखनी शुरू करी थी। एक जर्नलिस्ट ने मुझे सजेस्ट करी थी कि ये पढ़ो, तुम्हारी हिंदी अच्छी होगी और थॉट प्रोसेस भी बदलेगा। तो दोनों चीज़ हुई दोनों चीज़ हुई। थैंक्स टू दैट जर्नलिस्ट जी। तो आज आपको पॉलिटिक्स में काम आ रही है हिंदी आपको। जी, तो हिंदी की किताबें बहुत पढ़ती हूँ, अखबार पढ़ने का मुझे शौक है, ये सब चीज़ों का शौक है। पेट्स का, अपने डॉग, मेरे घर में 2 कैट और 1 डॉग है और फिश है, तो मैं उनके साथ टाइम बहुत स्पेंड करती हूँ। ये सब चीज़ों करने का मुझे शौक है। घूमना फिरना? हाँ, बाहर मेरे को जैसे ट्रैवल करना अच्छा दुनिया लगता तो है। घूम ही लिया आपने। हाँ, ऑलमोस्ट थैंक्स टू माय father। फादर। तभी मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, थैंक्स टू गॉड, कि मुझे ऐसी फैमिली मिली जिन्होंने मुझे हर तरीके से इतना नर्चर किया, बाहर लेकर गए करा। तभी मेरा होराइजन इतना ब्रॉड है कि मैं और लोगों तक बात अपनी रख सकती हूँ। शायद इतना अगर नहीं मिला होता तो नहीं कर पाती, लेकिन तो ट्रैवल भी अब कहाँ कर पाते हैं। जब से पॉलिटिक्स में आए हैं तो इंडिया ही ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन मुझे म्यूज़ियम्स जाना अच्छा लगता है। अगर कहीं पे हम जाते हैं, किसी भी स्टेट में भी जाओ या इंडिया के बाहर या इंडिया में भी, तो मैं एक म्यूज़ियम और एक ज़ू
हर जगह का जू जरूर देखती हूँ मैं, वो मेरे छोटे भाई की वजह से आदत हो गई, अच्छा। पर मुझे जू देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और म्यूजियम वहाँ का मैं ज़रूर देखती हूँ, यही, और इससे ज़्यादा मुझे कोई शौक नहीं है। एम क्या है? क्या Aim- क्या क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? ऐसा नहीं है आप आज भी देखो, बहुत जो अच्छी मेरा position में एम हैं। है, जो मेरा एम है, मैं आगे जाके एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। वाह, क्या बात है। क्योंकि लोग हमेशा राधिका खेड़ा, भारतीय कृषि मंत्री। देखो, हमेशा लोग कभी सोचते नहीं है कि महिलाओं को कुछ किसानी के बारे में पता होगा, लेकिन अन्नपूर्णा ही समझ सकती है कि अन्नदाता का दर्द क्या होगा। तो मेरा तो एम ये है, बाकी किस्मत कहाँ लेकर जाती है, इसमें जो एम होता है मेरी किस्मत उससे उल्टा ही ले जाती है। लेकिन ये एम तो क्लियर है कि मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, और जितना हो सके, बहुत दुख और बहुत पीड़ा है इस दुनिया में, अगर हम उसका अपने जीवन का 1% या 2% भी उसमें लगा दे, एट द एंड ऑफ द डे जब हम मरेंगे तो हमने क्या दिया वापस? हमें तो सब कुछ दिया, भगवान ने एक अच्छी लाइफ दी, आज मैं आज तक मैं बैठी हुई हूँ, आपके साथ बैठी हुई हूँ, करोड़ों लोग, मतलब पीपल वेट इस मौके के लिए जहाँ पे मैं आज बैठी हुई हूँ कि 1 मिनट मिल जाए। तो अगर भगवान ने ये मुझे दिया है तो मैं क्या वापस देकर जा रही हूँ? वो बहुत, व्हेन आई डाई आई शुड हैव दैट क्लियर कि हाँ, मैंने शायद इतना सा किया पर कुछ तो किया वापस। ये मेरा एम है कि आई हैव टू गिव बैक। ये बहुत अच्छी बात है, और हम सब में ये बात होनी चाहिए, कि जज्बा होना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं अपनी सोसाइटी, अपने समाज को क्या दे रहे हैं, देश को क्या दे रहे हैं, लोगों को क्या दे रहे हैं, इस प्रकृति को क्या वापस कर रहे हैं जिसने हमें इतना कुछ दिया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपकी। थोड़ी सी अलग हटकर बात, और वो बात ये कि कोई तो रोल मॉडल होगा पॉलिटिक्स में जिसकी वजह से पूरा जीवन आपने राजनीति को समर्पित कर दिया। कौन है? पॉलिटिक्स में ये बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया मुझे क्योंकि देखिए, मैं बहुत चीज़ों को पढ़ते हुए देखते हुए आई, एज सच कोई एक जने को देख के मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। जैसे आपको मैंने बताया, मैं बहुत क्लियर थी कि मैं वकालत करना चाह रही हूँ, गलती से मैं आ गई। तो ये लोग, कोई कहता ना कि ये लीडर मेरे आइडल है, ये है वो है, ऐसा एज सच कोई नहीं है। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ, आज के पर्सपेक्टिव में, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बहुत तरीक़ों से जब मैं देखती हूँ कि वो जिस तरीके से निरंतर काम करते हैं एट दिस एज, बिकॉज एट दिस एज 24 घंटे काम करना है। एक छोटे से, सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैं देख रही हूँ दोनों पार्टी में, एक छोटे से निगम के चुनाव से लेकर आज आप लोकसभा के चुनाव, दोनों को सीरियसली लेना और कुछ करते रहना, मतलब फोकस्ड, वो मेहनत अगर उस एज में भी, इस एज में भी मेरे अंदर उसका अगर 10% आ जाए, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वो मीडिया हो, ग्राउंड पे हो, काम करना हो, बाहर जाना हो, बहुत मेहनत लगती है। एंड इट्स अ वेरी, एक पॉइंट के बाद बहुत थैंकलेस हो जाता है और बहुत टायरिंग हो जाता है। सबको लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जिस मेहनत से हर चीज़ को, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रख के, बिकॉज राजनीति में आपको ये फैक्ट है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ को गिव अप करना पड़ता है अगर आपने राजनीति में आगे जाना है। देयर इज़ नो पर्सनल स्पेस, देयर इज़ नो प्राइवेट लाइफ। आप एक बार जनता के सेवक बन गए तो बस आप वही हैं, और वो ट्रूली अगर जनता के सेवक है, हर चीज़, हाँ हमारी जिम्मेदारी होती है अपने फैमिली को लेकर, और कभी कभी एक गिल्ट भी आता है। प्रधानमंत्री जी का मैं एक वीडियो भी देख रही थी इंटरव्यू में, जब वो कह रहे थे कि अपनी मदर को मैं सब कुछ दे नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं हम लोग, जो यंग जनरेशन भी है, उससे कनेक्ट करते हैं कि वो जो एक्चुअली 24 घंटे देश सेवा पॉलिटिक्स में लगे हैं, वो अपने फैमिली के साथ इंसाफी नहीं कर पाते हैं। तो वो जो जज्बा है, वो इस समय बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ। पर अगर ये देखा जाए कि किसको देख के, हाँ मैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के बारे में जो सुनती हूँ, क्योंकि ग्रैंडफादर के साथ भी मैंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया, तो जो स्टोरीज सुनी हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो प्रभावित रही हूँ अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, अपनी नानी से रही हूँ। बिल्कुल ठीक राधिका जी। और पता है, वो मोदी जी ब्रेक नहीं लेते। आज एक चुनाव जीता, ये नहीं कह रहे जीत गए तो अभी एंजॉय करेंगे, खुशी मनाएंगे, दूसरे दिन दूसरी जगह लग जाते हैं, दूसरे राज्य में लग जाते हैं, दूसरे मिशन पे लग जाते हैं। यही तो, अगर उस एज पे वो बिना ब्रेक लिए काम करते हैं, तो हमें तो और भी ज़्यादा काम करनी चाहिए एज कंसिडरिंग आवर एज। और दैट इज़ समथिंग विच हैज़, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू इट। मतलब ठीक है, मैं दूसरे पार्टी में थी, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ थी, लेकिन आप चाहे जिस भी पार्टी में हो, जिस इंसान की जो अच्छी क्वालिटी है उसको अप्रिशिएट जब तक आप नहीं करेंगे, तो इट डजंट
talk much of you as a person. अच्छा, ठीक है, एक राजनेता के तौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, किसको आप सीएम देखना पसंद करते हैं? किसी को भी नहीं। अच्छा, ये पसंद मैं नहीं पहले करते। भी कहती थी। मैं घुमा के पूछता हूँ इनसे, मैं घुमा के, इनमें से कौन आपको लगता है सीएम बनने लायक, पीएम बनने लायक, सीएम, सो सॉरी, एक सेकेंड। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, कौन लगता है आपको कि पीएम पोटेंशियल? इनमें से कोई भी नहीं, इसीलिए 10 साल से जनता लगातार मोदी जी को वोट कर रही है। ये लोग तो 10 साल से हर बार चेहरा होते हैं। मोदी जी के बाद बीजेपी में आपको लगता है कौन है जो पीएम का सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट? दो बता दीजिए। ये ट्रिक क्वेश्चन दो है। दो नहीं, दो बता दीजिए। नहीं, देखिए, मुझे तो अभी जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे मोदी हैं, जी के बाद तो वो जब समय आएगा तब की तब सोचेंगे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि अगले कम से कम 10 से 15 साल मोदी जी कहीं उत्तर जा रहे हैं। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बहुत साथ अच्छे किसे आप मुख्यमंत्री सीएम हैं। देखना चाहती हैं? एक अभी- और, अगर योगी जी नहीं तो कौन सीएम? अभी तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छे मुख्यमंत्री जो है वो आदित्यनाथ जी हैं, क्योंकि मैं हाल ही में अच्छा, जब बीजेपी होके आई थी लखनऊ, जी। और जो डिफरेंस, तब मैं कांग्रेस में ही थी, तब भी मैंने ये नोटिस किया कि जो पहले लखनऊ होता था, पहले यूपी होता था, और जब मैं राम मंदिर के दर्शन करके आई, किस तरीके से कितना चेंज है उत्तर प्रदेश में, और मतलब पिक्चर परफेक्ट लखनऊ था। तो वो इतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं, तो क्यों किसी और को चांस भी दें? ठीक है, आप बच रही हैं, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं, मैं हम बचती दूसरी- नहीं हम हूँ। दूसरी तरह से पूछते हैं। जी। हम दूसरी तरह से पूछते हैं। देखिए, बीजेपी में तो कमाल धमाल होता है। डॉक्टर मोहन यादव, किसी को पता नहीं था, बना दिया। भजन लाल जी, किसी को पता नहीं था, बना दिया। इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और चौंकाने वाले काम करते रहते हैं पीएम मोदी। आपकी दृष्टि में आपको 5 बीजेपी के ऐसे नेता, या 5 भी नहीं, 1, 2, 3, जो भावी मुख्यमंत्री किसी भी के भी राज्य के आप देखती हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो नहीं कहूँगी, अभी मैं बहुत पॉलिटिकली भी और उम्र में भी बहुत छोटी हूँ कि किसी को इतना कहूँ, लेकिन जो मैं देख रही हूँ अपने सामने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं काम करते देख रही हूँ, जेपी नड्डा जी, मेरे उनसे मुलाकात हुई, एंड 2 डिफरेंट यूनिवर्स हैं बीजेपी और कांग्रेस। लिटरली मैं कह रही हूँ कि जेपी नड्डा जी का घर जिस सड़क पे, उसके बिल्कुल ऑपोजिट कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा का घर है, और दोनों घर और दोनों इंसानों में दिन और रात का, मतलब 2 यूनिवर्स का अंतर है। और मैं नड्डा जी को बोल के भी आई थी कि सर, जितने वेलकमिंग आप लोग हों, क्योंकि मेरा आखिरी ट्वीट कांग्रेस में रहते हुए जो किसी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ था, वो उनके ऊपर था। एंड ही इज़ सच मतलब वो भी सेंट जेवियर्स के पढ़े हुए हैं, और मैं, हमारे अंदर क्या होता है, जब हम कांग्रेस में होते थे तो हम सोचते थे कि बीजेपी वाले, या मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, कि वो बिल्कुल अनपढ़ है, उनको बोलना नहीं आता है, वो सिर्फ, क्योंकि ये हमारे को बार बार गाड़ दिया जाता था दिमाग में कि उनकी जो हमारे को पार्टी से लाइन मिलती थी, तो हर इंसान ये सोचने लग गया था कि उनको कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं है। पर कितने करिश्मेटिक लोग हैं, कितने डिफरेंट है लोग, मतलब जब मैं उनसे, इतने क्लासी, इतने पढ़े लिखे, उनसे बात करके पता चला कि क्यों बार बार जनता उन्हें चुन रही है। क्योंकि हम लोगों के आगे तो वाइजर्स लग गए थे, जो घोड़े के आगे होते हैं, जो सिखाती थी पार्टी, वही आइडियोलॉजी अंदर भर दी गई थी कि बीजेपी वालों के बारे में ये वो। तो जब सामने आई तो नड्डा जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। विनोद तावड़े जी, ही हैज़ अ वेरी मतलब मैंने उनको कहा भी कि सर, आप जितना काम और मेहनत करते हैं दिन रात, अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी, मतलब जिन लोगों से मैं अभी इंटरैक्ट कर रही हूँ, और जो प्रवक्ता भी हैं रोज़ मैं जिनसे मिल रही हूँ, जिस तरीके से सुबह शाम काम कर रहे हैं, हर जना, वही है ना, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी किसी भी पद पे पहुंच सकता है। कांग्रेस पार्टी में आप एक लेवल तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद नहीं, और वहाँ पे भी एक लेवल तक आप तब पहुंच सकते हैं अगर आप किसी के बेटे हैं, किसी के दामाद हैं। परिवारवाद ऊपर से चलते हुए नीचे आ रहा है। लेकिन जो आपने एक सरप्राइज फैक्टर बोला कि एक्सपेरिमेंट होता है, एक आम आदमी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया, मध्य प्रदेश का बन गया, छत्तीसगढ़ का बन गया, तो वो चीज़ सिर्फ यहीं पे मेरे को देखने को मिल रही है कि मतलब स्काई इज नॉट द लिमिट इन बीजेपी। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप मेहनत करते हैं, और ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी से आके भी आप आगे नहीं जा सकते, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। मेहनत और निष्ठा से जो काम करेगा और देश सेवा के लिए करेगा, वो बीजेपी के उसमें आगे जाएगा। हम राजनीति की आज आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे, शुद्ध निजी आपके व्यक्तित्व की बातें हो रही थी, पर राजनीति निकाल नहीं सकते ना एक राजनेता वैसे।
हमारे नसों में वही चलता है। कांग्रेस में आपका फेवरेट पसंदीदा लीडर? कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला जी, मैंने उनके साथ राजीव सातव जी, अब तो वो हमारे बीच नहीं है, और पवन खेड़ा जी, ये 2 जने आज के समय में मैं मानती हूँ कि इनके अंदर बहुत जो अपनी बात पे टिकते हैं और सही के साथ खड़े हो सकते हैं, ऐसे लोग हैं नहीं कांग्रेस पार्टी में। यही जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ होती थी, आज सबसे बड़ी कमी है कि लोगों के लिए टिकना, अपनी बात रखना और मतलब स्टैंड लेना सही के लिए। तो मुझे लगता है ये 2 लोग हैं। हमारी देश की राजनीति में आप जैसी लड़कियों का, महिलाओं का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है और उन्होंने देश को नई दिशा दी। पहले भी बहुत रही, लेकिन कुछ मैं टॉप लेवल की अगर प्रेजेंट बात करूं तो ममता बंगाल में लगातार मुख्यमंत्री हैं, बड़ी दबंग हैं। मायावती जी अभी उतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन उन्होंने कमाल धमाल किया है और उनकी इमेज भी ज़बरदस्त एक दबंग लेडी की रही। जयललिता रही हैं, सुषमा जी दिल्ली में रही हैं, इस तरह की बहुत सारी हैं और आपकी पीढ़ी के बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम यहाँ नहीं लेना चाहता। ममता बनर्जी को अगर एक लाइन में आप डिस्क्राइब करेंगी, मायावती जी को एक लाइन में करेंगी, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को एक लाइन में करेंगी, तो कैसे करेंगी? या चलिए 2-4 लाइन बोल लीजिए। नहीं, मायावती जी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? मायावती जी एक अच्छा शासन चला रही थी, लेकिन वो अब थोड़ी डर गई है, क्यों पता नहीं। पर ये प्रैक्टिकल एज अब मैं तो राजनेता ही हूँ, तो मेरा दिमाग भी वैसा ही चलेगा। पर हाँ, उन्होंने वो उसी कॉलेज में पढ़ती थी। मायावती की 2 अच्छी बात। मायावती जी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ की मेरी नानी प्रिंसिपल रही थी, कालिंदी कॉलेज दिल्ली। जी, तो मायावती दिल्ली से पढ़ी है जी, कालिंदी मायावती जी की बात कर रही हैं जी। अच्छा, ममता नहीं, मायावती जी, तो मैंने उनके बारे में सुना भी है। तो जो वो ज़मीन से उठ के और जिस बैकग्राउंड से आके वो वहाँ तक पहुँची है, यही हमारे देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। तो और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि महिला को आगे जाने देते हैं। वरना अगर आप यूएस के साथ कंपेयर करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज तक महिला प्रेसिडेंट नहीं बन पाई है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि उनको महिला कभी चला सकती है। लेकिन हमारे देश में देखिए, महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर्स, महिलाएं हमेशा फोरफ्रंट में रही हैं। बिल्कुल, हर जगह हमारा देश महिलाओं को आगे बढ़ाने में तो दो क्वालिटीज ममता जी की। ममता जी भी वो यूथ कांग्रेस में रही हैं, उनकी भी मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं, बहुत लड़ाकू और एक जुझारू, और लड़ रही हैं अभी भी। तो देखिए, ये जज्बा तो है ही उनका लड़ने का, तभी वो यहाँ तक पहुँच पाई है। और वो भी मैंने देखा है बहुत मेहनत करती हैं। अब बाकी चीज़ें तो देखिए राजनीतिक तौर पे अलग है, लेकिन जो हाँ, जैसे मैं कहती हूँ कि अपने विरोधियों की पॉजिटिव चीज़ें भी जानना ज़रूरी है, तभी आप उनसे लड़ सकते हैं और उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। उनकी जब तक आपको स्ट्रेंथ नहीं पता, तब तक आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। और किसी भी विरोधी को कमजोर नहीं, बिल्कुल, वो कमजोर होती तो वो बार बार मुख्यमंत्री नहीं होती। तो वो कुछ सही कर रही हैं, इसीलिए वहाँ पे। लेकिन हाँ, उनकी नेगेटिव चीज़ भी है, जो वो वहाँ पे बड़ी कंपनियों को नहीं आने देती, बंगाल को आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो एक तरीके से वहाँ पे एक माहौल बन गया। क्योंकि वो इतनी लड़ाकू हैं, तो एक बार बार मार का, एक दूसरे को मारने का, वो चीज़ें नेगेटिव हैं। तो वो चीज़ों को अगर साइड निकाल दे तो कुछ तो रहा होगा। तो यहाँ तक जैसे ये सारी महिलाएं जो आप गिनवा रहे हैं, वो बिल्कुल नीचे से ऊपर पहुँची हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी फैमिली का भी हाथ रहा होगा। और बहुत मुश्किल होता है एक महिला के लिए राजनीति में और किसी भी प्रोफेशन में आगे आने के लिए। मुझे याद है इंदिरा जी की एक वो थी जो हम पढ़ते थे कि एज अ वुमन यू हैव टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड। तो अगर इंदिरा जी को ट्वाइस एज हार्ड काम करना पड़ा, तो सोचिए जो आम जनता है, जो गांधी परिवार से, नेहरू परिवार से नहीं आती, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी। घर परिवार, और अभी तो वो सक्षम थी और उनको सब कुछ मिला, आपको भी हमें मतलब फैमिली। और आप देखिए, इन सब ने कोई फैमिली लाइफ नहीं है, किसी ने शादी नहीं करी, परिवार नहीं है, और कितनी मेहनत से सिर्फ देश सेवा कर रही है। आप टीवी डिबेट्स में हर रोज आती हैं, डिफरेंट चैनल्स पर, अपनी पार्टी का ज़बरदस्त पक्ष रखती हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी आपको लगता है कि अपने को पैनलिस्ट को देखकर कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी का कोई भी आपका को पैनलिस्ट, नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब तो वो सब मेरा परिवार हो गए, तो मैं क्या कहूँ। इसका मतलब है अब या थे ऑब्वियसली। अब आप भी अपने विरोधी चैनल को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे नहीं यार, ये एंकर नहीं ठीक नहीं है, तो वो तो रहेगा, जाहिर सी बात है। कभी कभी
ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसमें हम दोनों की ज़्यादा कहासुनी हो जाएगी तो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन अब वी आर फैमिली तो फैमिली में तो होता है। चलता है। अच्छा, कोई ऐसा पैनलिस्ट जिसे देख के पहले भी और अब भी आपको लगता है कि हाँ ये किसी भी पार्टी का हो लेकिन बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, अच्छा लगेगा? हाँ, देखिए मैं शुरू से सुधांशु जी की बहुत तारीफ करती थी कि इस समय में, आज के दौर में जो डिबेट्स होती हैं उसमें चीखना, चिल्लाना, लड़ना और अब अजीब अजीब शब्द यूज़ हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा हंसते हुए, काम रह के, मैंने कभी उनको अपना कूल लूज़ करते हुए देखा। और मैं हमेशा बोलती थी उनको भी कि अगर बीजेपी में मुझे किसी के साथ डिबेट करने में मज़ा आता है तो वो सिर्फ आपको, क्योंकि आप मुद्दे पे बात करते हैं, आपके पास फैक्ट्स होते हैं, और जब आपके पास फैक्ट्स हैं तो आपको और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। सो ही वॉज ऑलवेज, आई हैव एडमायर्ड हिम। अच्छा, क्योंकि आप डिफरेंट चैनल्स पर जाती हैं खूब, हम दूसरे चैनल्स की बात नहीं करते, हमारे चैनल की बात कर रहे हैं, और ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा, घुमा फिरा नहीं सकती हैं आप। ठीक है। सईद अंसारी को छोड़कर। अच्छा, आपको छोड़ दिया आज? एक तो हमने आपकी वो मदद कर दी ना। अच्छा कि आपको एक नाम नहीं लेना है। ठीक है, वरना आज तक DCSE बाय डिफॉल्ट आप ही होते आज हैं। तक का आपका फेवरेट एंकर? अभी जो एंकर्स हैं, एक नाम अभी रहो, और क्या अभी प्रेजेंट? I used to really like Rohit ji. I used to enjoy his shows. And उसके बाद, लेकिन अगर हम बात करें तो चित्रा जी, यस। चित्रा त्रिपाठी, ठीक है। रोहित बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक कर देते हैं। मैंने भी उनके साथ, आई थिंक लास्ट शो उनका जो था, सेकंड लास्ट शो शायद, मैं उनके साथ थी। यहाँ मैं स्टूडियो पे नहीं थी, दूर से किया था, तो आई रिमेंबर कोविड चल रहा था जी, उस टाइम पे बिल्कुल ठीक था। पता है, रात हर रोज़ रात इट वाज वेरी शॉकिंग। रात को हम लोगों की बात होती थी, 11:30-12 बजे हमारी छुट्टी होती है, 11:30 पौने 12 बजे एक बार बात हो जाती थी। तो बंगाल रिजल्ट आने वाला था, तो बोल रहा था 5 को आ रहा हूँ यार। हमने कहा पागल तो आराम कर, बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ। हमने कहा ठीक है, रेस्ट कर लो। और सुबह हाँ, मैंने एनबा अवार्ड्स उसके कुछ दिन पहले हुआ था, मैं उनसे लगातार 2-3 बार मिली थी, जस्ट 1 वीक बिफोर दैट। तो इट वाज वेरी शॉकिंग जब मुझे भी पता चला। हालांकि जब मैं कांग्रेस में थी तो सबसे ज़्यादा कहते थे कि वो कांग्रेस को बैश करते हैं, ये है, लेकिन मुझे पर्सनली कभी भी उनके शो पे जाके ना कभी ऐसा हुआ कि वो मेरी आवाज़ दबा रहे हैं या कुछ। सो इट वाज वेरी गुड डिबेटिंग विद हिम। और मतलब जब उनके शो पे जाते थे तो पूरे कहाँ से फ़ोन आते थे कि ही वॉज वेल लव्ड एंड वॉच्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, लोग देखते थे। तो अब लेकिन आई रियली लाइक, अब सिंस आपने मना कर दिया कि आपका नाम नहीं ले सकता, वो बाय डिफॉल्ट था आपका नाम, अब DCSE का तो वो रहेगा ना। तो मुसीबत हो गई है आपकी। ये बात शो तो सारी हमारी साथी देखेंगी। हाँ। लेकिन अभी आपके जाते ही मैं सबको जाके बताऊंगा। चित्रा जी को जरूर बताना। नहीं, चित्रा जी को तो बताना ही है, बाकी सबको ही बताऊंगा। तो अब आप उनसे कैसे डील करती हैं आप निपटिए। ठीक है। लेकिन मज़ा आ गया, और इतनी ईमानदारी से आपने सीधे कहा कि चित्रा त्रिपाठी, ये बहुत अच्छी बात है। ये सिद्ध करता है, ये जाहिर करता है कि आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। और चित्रा जी को हमारी पूर्व पार्टी ने बैन भी कर रखा था, तो देखिए। आप ही ने बैन किया था, ये कहिए ना। हाँ, ये किया नहीं, था। ये कहिए कि मैंने बैन किया था चित्रा। नहीं, मैं बैन के हमेशा से खिलाफ रही हूँ। आई एम अगेंस्ट बैनिंग एनीवन, क्योंकि अगर हम संविधान के प्रति लॉयल हैं और हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो लेकिन जब बैन किया गया था तब आप उस पार्टी में थी, तब आप और मैंने इंटरनली बहुत विरोध किया था। बिल्कुल हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि आप मीडिया कोऑर्डिनेटर थी। हाँ। आपकी सहमति थी? नहीं थी। ये इंडिया गठबंधन का फैसला था जिससे हमें दूर रखा गया था। बिल्कुल नहीं मान सकते। हम ये मान सकते हैं कि लिस्ट आप ही से मांगी होगी कि लाइए। हमने भी तब देखी जब आई थी, ये क्या हो गया। हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों लिस्ट आई होगी, राधिका जी से मांगी होगी, लाइए कौन हमारे विरोधी। नहीं सर जी, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं अधिकतर हुआ 1-2 बार दूसरे चैनल्स के एंकर्स को जब बैन किया, मैं नाम नहीं लूँगी, दूसरे चैनल पे थी, मैं शो किया रात को, बिल्कुल ठीक था सब कुछ, मेरे साथ अच्छा हुआ। अगले दिन सुबह मैं देखती हूँ कि उस एंकर को बैन कर दिया। दिस इज़ बिफोर द लिस्ट। 2 बार ऐसा हुआ 2 चैनल्स के एंकर्स का। मुझे समझ नहीं आया कि मैं तो अभी कल ही शो पे आई थी, उस शो पे तो कुछ नहीं हुआ था। और जब लिस्ट भी आई थी, मैंने कई नाम उसमें देखे थे, हालांकि आई वॉज वेरी शॉक्ड टू सी चित्रा जी's नेम ऑल्सो, कि हालांकि मेरा उनसे कुछ ऐसा है नहीं पर्सनल रिलेशन, बट उसमें बहुत लोग थे। मैं हमेशा से जैसे कहती हूँ कि आपको बैन क्यों करना है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो उनका फ्रीडम है, और हर जने को आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो मैं हमेशा से बैन के कल्चर, और एज अ नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर
मेरे पास इतनी वो नहीं थी कि मैं ये भी मेरे को हमें पता ही नहीं होता था जो चीज़ें हो रही है। एकदम झूठ दोस्तों, सब पता होता था। और जितने लोगों जो लिस्ट है, जितने लोगों को बैन किया था कांग्रेस ने, वो राधिका मेरे पास नहीं थी। राधिका जी से लिस्ट मांगी गई थी। उसके बाद वो इंडिया गठबंधन की लिस्ट थी, उसके मेरी बाद नहीं रणदीप थी। सुरजेवाला नहीं, जी वो बैठे नहीं थे, थे। पवन खेड़ा जी थे और पवन जयराम खेड़ा जी बैठे थे, ये सब बैठे थे, सुरजेवाला और जी मैंने उसमें भी शामिल थे। और जब न्यूज़ ब्रेक हुई तब मुझे पता चला था। तो देखिए, एज अ नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर मुझे नहीं पता था। आप इस बात पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, यही थी वो, देख मैं- लीजिए, पहचान मैं लीजिए। DCSE की हूँ और कुछ तो वो मिलना चाहिए। DCSE की हैं, ये तो अपना पक्का रिश्ता है। हाँ, तो बस ये तो कोई कम नहीं कर ये सकता। हमेशा आपको अब लीवरेज देनी पड़ेगी मुझे हर टाइम। ठीक है। राधिका जी को बिल्कुल नहीं पता था, Yes. कांग्रेस का नहीं, ये इंडिया अलायंस का इंडिया निर्णय अलायंस का था, था। फैसला था। और जब वो आपने और हमने जब लिस्ट देखी, तभी राधिका जी ने आपके देखने के बाद मेरे को पता चली। खुश रियलिटी यही है। खुश, ये DCSE का धर्म धर्म निभाया हमने। बहुत अच्छा लगा राधिका जी। कोई ऐसी बात जो हम ना पूछ पाए हों, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो मैं बता ही नहीं पाई, क्योंकि ये जिंदगी थी आपकी बचपन इतना से कुछ लेके अभी मैंने तक। बता दिया जो शायद किसी को नहीं पता था। जैसे Thank वो you, एक बहुत वोट से शुक्रिया। हारना, अब सबको पता चल गया कि कितनी पॉलिटिकली स्टूपिड थी वे। बट ठीक है, नहीं, इसलिए- लेकिन आप ईमानदार थी, आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं, आपका मन बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक वोट का बहुत महत्व है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि अरे अटल जी को वोट भी नहीं आज तक दिया, याद करते कि हैं। एक वोट से सब कुछ पलट जाता है जीवन। तो वोट आपकी, हम ये सोचते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, उससे थोड़ी सरकार बनी है, लेकिन हर वोट काउंट करती है। ये आपको अजीब लगेगा कि मम्मी पापा से जो कहना कह लूँगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पब्लिकली मम्मी पापा के लिए कुछ कहें। थैंक यू अपने मम्मी पापा को कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये कभी कहती नहीं हूँ उनको, और मैं हर चीज़ फॉर ग्रांटेड लेती हूँ। लेकिन आज अगर मैं यहाँ हूँ और आज तक मुझे स्पेस दे रहा है और दुनिया मुझे सुनना चाह रही है, लोग मुझे सुनना चाह रहे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज मेरे मदर और फादर की वजह से। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और अभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे को उसका महसूस नहीं होने देते, इवन एट दिस एज, जबकि मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनकी। वो अभी भी मेरी जिम्मेदारी लेके मेरे बैकबोन बन के, मेरे भाई बहन प्रियंका और ध्रुव, अगर ये चारों मेरे सपोर्ट नहीं करते, आज भी जब मेरे को ये इतना बड़ा डिसीजन लेना था, जब मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली सब खड़े रहे एंड दे सपोर्ट मी हर डिसीजन में। कोई अपना डिसीजन मुझ पे नहीं थोपते, और इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से मेरा साथ देते और हमेशा खड़े होते हैं, और ट्रस्ट आंख बंद करके करते हैं मुझ पे। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका नाम रोशन करूँ, और जीवन में कभी आपको ऐसा ना लगे कि मेरी वजह से आपको दुख हो या आपको कभी कोई चीज़ झेलनी पड़े। यानी आप नाम रोशन कर रही होंगी, क्योंकि आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। ये घंटे भर में हमें पता तो चल गया। और देखिए, कोई कारण रहा जो आपने कांग्रेस छोड़ी और आप आज बीजेपी में हैं, कोई बात नहीं, चलता है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता। वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से आपने छोड़ा। जी, कांग्रेस में आपने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ हासिल किया आपने, जो हमने पूरे एक घंटे में बात की। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस में बहुत किया, मैंने शुरुआत ही कांग्रेस से करी थी। लेकिन एक बात मैं आज आपके शो पे बता रही हूँ, फिर मेरे को इस पर बहुत ट्रोल भी किया जाएगा, लेकिन जब मैं छोटी थी, होंगी 5-6 साल की, 7 साल की, तो मुझे याद है कि मेरे नाना जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी रूममेट्स और कॉलेज फ्रेंड्स होते थे। तो कई बार आना जाना घर पे मैंने देखा था। तो तब मैंने कांग्रेस का ऑफिस देखा नहीं था, तो पर एक वो बीजेपी का जब अशोक रोड वाला ऑफिस होता था, मैं उसको देखी थी बाहर से। तो बहुत छोटी थी, मेरी मदर मुझे बताती हैं कि मैं उसको देख के कहती थी एक दिन मेरा ऑफिस होगा। ये मुझे नहीं याद। हाँ, ये वैसे ये, बच्चे आज जी। हाँ, तो वो तब तक तो मैं फिर पुलिस वाली बनना चाहती थी। मतलब वो एक मुझे याद है, रजनी करके एक सीरियल आता था दूरदर्शन में, तो तब मैं पुलिस वाली बनना चाहती थी। करमचंद देख के मैं डिटेक्टिव बनना चाहती थी। तो वो तो एज के हिसाब से होता है। लेकिन जब एक बार मैं गई थी तो मेरी मम्मी बोलती हैं कि मैंने देख के अभी तक वही कहा था। तो जब मैं अब बीजेपी में आई तो उन्होंने मुझे वो बात याद दिलाई। हालांकि मैं चली गई थी 17 से, मेरी आइडियोलॉजी उधर थी, लेकिन ये एक बहुत अब बहुत ट्रोल होगी मैं इसके बाद कि एक छुपी हुई बीजेपी की वो थी, वो बोलेंगे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं कम से कम इस बात को लेके प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपने साथ होते अन्याय को लेके स्टैंड लिया, तभी मैं लोगों को न्याय देने के लिए उनके लिए लड़ सकती हूँ।
बिल्कुल ठीक है। चुनाव आज तक की पूरी टीम की तरफ से, आज तक की टीम की तरफ से आपको आपके पॉलिटिकल, पर्सनल लाइफ, पॉलिटिकल करियर, सबके लिए ढेर सारी दुआएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ आने के लिए राधिका जी, इतना सारा समय देने के लिए। थैंक यू। Thank you और very much. मुझे भी बहुत मजा आया ऐसी ऐसी बातें फॉर अ चेंज, नॉन पॉलिटिकल। है ना, बिल्कुल Yes. ये घर परिवार की बात है। बिल्कुल। स्कूल, कॉलेज या ये दोस्त, पहला आई मम्मी, थिंक पापा। 22 साल के मेरे करियर में ऐसा था कि मैं इतनी बात, पहला इंटरव्यू ऐसा था। यस एंड ऐसे- वेरी नाइस। तो हमने तो पहले ही कहा था कि हम लोग इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, आपस में घर में बैठ के बात कर रहे हैं। और बहुत बातें आपको मेरी पता चल गई। हाँ और आपके सारे फैंस को, इतने सारे लाखों आपके फैंस हैं, सबको ये आपकी पर्सनल बातें हैं। और एक ईमानदार लड़की, एक देश सेवा करने का जज्बा लेकर आई हुई लड़की, एक यूथ, एक पढ़ी लिखी लड़की, एक बहुत अच्छी फैमिली से आई हुई लड़की, आज वो कुछ नहीं करना चाहती है, सिर्फ देश की सेवा करना चाहती है, अपने लोगों की मदद करना चाहती है। ये आपका बहुत प्यारा जज्बा है, बहुत ही आपका नेक ये जो उद्देश्य है ये बहुत अच्छा है। इसके लिए एक बार फिर से बहुत धन्यवाद राधिका खेड़ा जी, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्रवक्ता के आज के इस अंक में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और प्रवक्ता से करवाएंगे आपका परिचय, उनकी निजी जिंदगी। देखते रहिए आज तक। अपना प्लीज बहुत ख्याल।